Hello guys, I'm Nirjhar from IIT Delhi and I'm in my 7th semester doing electrical engineering BTech, and today we are going to discuss Newton-Raphson method. उसका part 1 discuss करेंगे and this Newton-Raphson method is very important. क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है and Newton-Raphson method is actually a very fast method and efficient method to solve non-linear system of equations. सो क्या होता है कि ये फास्ट एंड एफिशिएंट है, आइटरेटिव टेक्निक है। तो आइटरेटिव टेक्निक का मतलब ये होता है कि लाइक एक लूप होता है, एक एल्गोरिथम जो कि लूप बेस्ड है। तो आप जैसे जैसे आइटरेट करते जाओगे तो उसका वैल्यू और भी मोर एक्यूरेट होते जाएगा। तो ये फास्ट एंड एफिशिएंट है एंड इट कैन बी यूज टू सॉल्व एनी सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसका कन्वर्जेंस बहुत ही फास्ट होता है, क्वाड्रेटिक होता है कन्वर्जेंस, एंड ये वाइडली यूज होता है पावर फ्लो एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में। जैसे मान लो पावर प्लांट्स होता है काफ़ी सारे, जैसे मान लो एक कंट्री में बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं और सारे ग्रिड्स ऐसे काफ़ी लाइक रिलेटेड इंटर रिलेटेड है। तो एक पावर प्लांट एक ग्रिड में कुछ पावर इंजेक्ट कर रहा है, दूसरा पावर प्लांट उसी ग्रिड में कुछ और पावर इंजेक्ट कर रहा है। तो ये इट्स क्वाइट मेसी थिंग। तो इतने सारे पावर्स इनपुट हो रहा है, फिर ग्रिड से लाइक इंडस्ट्री या डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर पुलिंग पावर आउट ऑफ द ग्रिड। सो ये जो टोटल डायनामिक्स है इसको स्टडी करना इज कॉल्ड पावर फ्लो, राइट। तो कहाँ से कितना पावर इनपुट हो रहा है, कितना पावर आउटपुट हो रहा है पूरे ग्रिड में, तो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट इज नोन एज पावर फ्लो। तो जैसे आप देख सकते हो ये डायग्राम है, तो ये एक ग्रिड है, दिस इज अ ग्रिड, एक दो तीन, तो तीन बसेस है एंड बीच में कुछ इम्पिडेंस है, एंड दिस G1 is a generator, it is inputting some power, and motors M1 and M2 are pulling out some power, G2 is also inputting some power. So this whole scheme of thing is called power flow, and solving this we can solve this using Newton-Raphson method. So पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक इक्वेशंस। सो टोटल पावर का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो हमको पता है दिस इज I इक्वल्स टू Y इंटू V। तो Y क्या है? Y बेसिकली इज योर Y बस मैट्रिक्स। तो ये जो है ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट योर सिंपल स्केलर इक्वेशन, दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। सो I इक्वल्स टू Y बस इंटू V। ठीक है, बेसिकली I के काफी सारे कंपोनेंट्स है, V के भी। V इज योर voltage at each bus and I is the total current leading out from the bus. So yeah, so Ij is given by this thing, Yj का मतलब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एक रो के साथ ऐसे होगा ना मल्टीप्लिकेशन, ये जो रो के साथ इस V का पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उसको ही हमने लाइक एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिखा है। एंड नाउ वी कैन से दैट S इक्वल्स टू V डॉट I स्टार। क्यों? मतलब पावर जो होता है टोटल पावर, ठीक है, तो वो S होता है, और हमें पता है कि स्केलर इक्वेशन में ये V इंटू आई स्टार होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। बट अब ये I और V वेक्टर्स है, तो क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा उन दोनों का। सो V ट्रांसपोज इंटू आई स्टार। तो क्या हो जाएगा कि V ऐसे होगा और I ऐसे होगा, हाँ, V1 V2 अप टू Vn, और ये I1 स्टार अप टू In स्टार। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा, V1 I1 स्टार प्लस V2 I2 स्टार प्लस डॉट Vn In स्टार। ठीक है, तो क्या हो गया? दिस इक्वेशन वी हैव गॉट। सो एक बस पे, कोई एक पर्टिकुलर बस पे कितना होगा, ये हो जाएगा बस 1 पे, बस 2 पे ये होगा, बस n पे ये होगा। तो एस जे यानी बस J पे कितना पावर टोटल इनपुट हो रहा है, तो दैट विल बी Vj इंटू आई जे स्टार। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा दो, एस जे स्टार इक्वल्स टू, यहाँ इस पूरे पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, एंड यू नो द रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वो हो जाएगा Vj स्टार इंटू आई जे। अब देखो आई जे को आप ये सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यू कैन सब्सटीट्यूट दिस इन प्लेस ऑफ आई जे, तो Vj स्टार इंटू आई जे। अब एस जे क्या होगा? एस जे इज नथिंग बट योर Pj प्लस J ऑफ Qj। नोट वन थिंग कि दिस J इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर √-1 एंड दिस इज योर बस। तो यहाँ पे थोड़ा नोटेशन ओवरलैप हो गया, बट लाइक आई थिंक यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। सो ये क्या हो जाएगा? तो ये Pj प्लस J Qj है, तो यहाँ
अब कॉन्जुगेट कर देंगे तो क्या क्या पीजे माइनस जे क्यू जे, राइट। ये हो गया एल एच एस, और आर एच एस में वाई जे के इंटू ये वी जे को अंदर कर दो तो वी के इंटू वी जे स्टार। तो यहाँ से ये इक्वेशंस डिराइव होता है। अब मान लो हमने ये जो v या y जो भी है ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉड्यूलस एंगल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो v जो है वोल्टेज को हम ऐसे लिखेंगे कि मॉड ऑफ v इन टाइम, मतलब उसके साथ एंगल ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्ट आई है तो यहाँ पे भी सब्सक्रिप्ट आई आएगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट आई आएगा, तो वो नोटेशन की बात है। बट इसमें समझने वाली बात ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ फेज होगा, तो दोनों पार्ट को हम अब से अलग करके लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन में इजियर हो जाए। तो P देखो, P के लिए हमने क्या कर दिया, देखो अब यहाँ पिछले साइड पे देखो, ये था इक्वेशन, राइट। यहाँ पे फिर से लिखने दो मुझे। सो पी जे माइनस जे क्यू जे इक्वल्स टू समेशन क्या था, वाई जे के इंटू वी के इंटू वी जे स्टार, ठीक है। अब इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई जे के इंटू मॉड ऑफ वी के इंटू मॉड ऑफ वी जे टाइम्स एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका जे के, तो वाई का एंगल थीटा से डिनोट करेंगे और वोल्टेज का एंगल डेल्टा से करेंगे, ठीक है। तो थीटा जे के प्लस किसका प्लस होगा, वी के का प्लस होगा, तो डेल्टा के माइनस डेल्टा जे, ये हो जाएगा टोटल एंगल, राइट। तो ये एंगल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये पी ऑफ जे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इस पार्ट को भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा ये रहेगा, और ये एंगल का कॉस हो जाएगा, है ना। और क्यू क्या हो जाएगा, ये देखो आप इसमें थोड़ा एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक माइनस साइन है एक्स्ट्रा, ये कहाँ से आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। अब इस साइड का कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर आप लिखोगे तो उसमें साइन आएगा और इस साइड का जो माइनस वो बचा रहेगा, तो कुछ इक्वेशन ऐसा आएगा माइनस जे क्यू जे इक्वल्स टू समेशन ये जो है जो भी है इनटू साइन ऑफ ये जो एंगल है ये, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन बचा, अच्छा जे रहेगा, तो ये जो माइनस जे जे कैंसिल हो गया और ये जो माइनस साइन बचा उसको इस साइड करके तो ये माइनस आ गया। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, काफ़ी बार मिस हो जाता है लोगों का, ये माइनस लोग डालते नहीं है और फिर गलत हो जाता है प्रॉब्लम, तो ये ध्यान रखना। एंड दीज आर द टू फॉर्म्स, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को हमने अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब देखते लोड फ्लो प्रोग्राम। तो अब आगे जाके हमको लोड फ्लो सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसका फर्स्ट रूल ये है कि पहले हमें जो बसेस दिया हुआ है उस बसेस का टाइप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो बस टाइप क्या क्या हो सकता है, हो सकता है एक लोड बस में क्या होगा, लोड बस में हमें पी और क्यू नोन होगा। तो लोड बस बेसिकली क्या है, मान लो आप कोई मोटर अटैच किए हो रेट के साथ, ठीक है। तो इस मोटर का जो रेटिंग है उसमें पी और क्यू आपको रेटिंग में बताया जाएगा, तो यू विल नो व्हाट इज पी एंड क्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मोटर, ठीक है। सो दैट इज योर नोन क्वांटिटी, यू विल नो द पर्टिकुलर वैल्यू कि दिस मोटर इज दिस मच HP एंड टेकिंग दिस मच रिएक्टिव पावर, ठीक है। बट इसमें अननोन क्या होगा कि इसका ऑपरेशनल वोल्टेज कितना है एंड उसका फेज कितना है, तो दीज आर योर अननोन्स फॉर दिस लोड बस, ठीक है। एंड देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो आप, जो ये 2 है बस 2, इसका P और Q ये मोटर है, तो यूजुअली यही लोड होता है, तो इसका P और Q पता है, तो ये हो जाएगा हमारा लोड बस। इसका वोल्टेज एंड फेज नहीं पता हमें इस बस का, ठीक है। एंड देन जनरेटर बस, वो क्या होता है, जनरेटर बस हमने देखा G1 G2 जो था, सो दीज आर ऑल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। तो जनरेटर ऐसे हम ऑपरेट करते कि इसका पावर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कितना पावर पे काम करेगा, बट इसका वोल्टेज यूजुअली फिक्स रखा जाता है। तो इसका मॉड वी यानी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपको पता है एंड इसका पावर आपको पता है, ठीक है। जनरेटर बस का पी पता है, हमें क्यू एंड डेल्टा निकालना है। तो ये जनरेटर बस बेसिकली कितना पावर इंजेक्ट कर रहा है, एक्टिव पावर इंजेक्ट कर रहा है वो पता है हमें,
और कितना वोल्टेज पे वो पावर इंजेक्ट कर रहा है वो पता है, बट उसका रिएक्टिव पावर कितना है और उसका फेज कितना है ये नहीं पता, ठीक है। और स्लैक बस, फाइनली स्लैक बस होगा। ये स्लैक बस ध्यान रखना है कि एक ही स्लैक बस होगा। कोई भी एक ग्रिड में अगर आप लोड फ्लो प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो तो स्लैक बस बस एक ही होगा, ठीक है। बाकी जितने भी बसेस होगा वो आइदर लोड बस होगा या जनरेटर बस होगा। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि स्लैक बस कौन सा है। अब स्लैक बस क्या होता है? स्लैक बस ऐसा होता है कि उसमें आपको वोल्टेज का वैल्यू पता है, ठीक है, एंड डेल्टा का वैल्यू हम 0 मान लेंगे। तो स्लैक बस एक तरीके से एक रेफरेंस बस है, ठीक है, उसका फेज हम 0 मान लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें देखा जाए तो अगर आपको पता है कि G2 कितना पावर इंजेक्ट कर रहा है, M1 कितना पावर ले रहा है, M2 कितना पावर ले रहा है, तो अब क्या बचा? अब G1 बचा। तो जो बैलेंस पावर होगा तो वो G1 को सेटिस्फाई करना है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी एक ग्रिड पे एक ही पर्टिकुलर जनरेटर यूजुअली होगा जिसका पी एन क्यू हमें लाइक कंट्रोल करना है। तो ग्रिड का जैसा डिमांड है पी एन क्यू का, उस हिसाब से उस जनरेटर को हम चलाएंगे। तो कोई एक ही जनरेटर ऐसा होगा जो कि वेरिएबल होगा, ठीक है। और बाकी जनरेटर्स की जैसे हमने बात की कि पी एंड मॉड वी हमें दिया रहेगा। सो दैट इज द आइडिया। क्योंकि अगर सबका वैल्यूज आपको पता है, मतलब ऑल जनरेटर्स आर वर्किंग एट स्पेसिफिक पावर्स ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ग्रिड है अनस्टेबल हो जाए, उसमें पावर बैलेंस ना हो, ठीक है। तो मान लो ये कुछ 10 HP डाल रहा है, ये 5 HP निकाल रहा है, और ये फिर 15 HP डाल रहा है, और ये मान लो 10 HP निकाल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 HP का डिसबैलेंस आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर जनरेटर को मानेंगे कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी इसका पावर ऊपर नीचे हम कर सकते हैं ताकि पूरे ग्रिड का पावर बैलेंस्ड रहे, ठीक है। तो ये हो गया स्लैक बस। तो स्लैक बस में बस मॉड वी और डेल्टा में पता है, डेल्टा को हम 0 मान लेंगे एंड इसके रेस्पेक्ट में बाकी बसेस की डेल्टा निकालेंगे और पी एन क्यू अननोन है, ठीक है। तो ये बेसिकली लोड फ्लो प्रोग्राम का बेसिक लाइक ये फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई करना कि किस तरह का बसेस है कौन सा, एंड उसमें क्या क्या नोन और क्या क्या अननोन क्वांटिटीज होता है, ठीक है। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड इसमें आई होप कि आपको समझ में आया होगा न्यूटन रैप्सन का फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स कैसा होता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इन मोर डिटेल्स न्यूटन रैप्सन मेथड एक्चुअली क्या होता है एंड कैसे चीज़ें करते हो उसमें, ठीक है। थैंक यू।